पार्टी, नीति के साथ राजनीति, राजनीति की दशा व दिशा बदलने का मिशन। गांधी जी ने कहा था, सिद्धांत विहीन राजनीति पाप है, और इन्हीं गांधीवादी विचारों के साथ चलने वाले नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रभूषण पांडेय का कहना है, बिना किसी नीति के पार्टी और बिना किसी चरित्र के नेता का होना जनता के साथ धोखेबाजी है, और ये धोखेबाजी ही सारे भ्रष्टाचार की जड़ है। इस धोखेबाजी को जनता कब तक और क्यों झेलेगी? आखिर ताकतवर कौन है, धोखेबाज नेता या फिर जनता? अब वक्त आ गया है पूरी राजनीति बदलने का। राजनीति बदलेगी तभी भ्रष्टाचार खत्म होगा। राजनीति कैसे बदलेगी, भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा, ये जानने के लिए मिलिए नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रभूषण पांडेय से। कार्यक्रम जनता बनाम नेता। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम जनता बनाम नेता में, जहां आज एक बार फिर हमारे सवालों के जवाब देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व न्यायाधीश श्री चंद्रभूषण पांडेय जी। सर नमस्कार। सर, हम बात कर रहे थे कि जनता जाति और धर्म के आधार पर वोट तो देती है, लेकिन इस आधार पर वोट देने से जनता आगे नहीं बढ़ती, वो तो पीछे रह जाती है, नेता आगे बढ़ जाते हैं। तो इस बात के क्या प्रमाण है? जब मैंने लखनऊ में सिविल जज के पद पर काम कर रहा था, तो उस समय इस पुस्तक को मैंने लिखा था, और वो 1987 में क्यों लिखा था, इसका भी ऐतिहासिक महत्व है। उस समय देश की आजादी के 40 साल हो चुके थे। पूरे देश में इस बात की खुशियां मनाई जा रही थी कि हम देश में 40 साल के आजाद देश हो चुके हैं और हमने बड़ी बड़ी उपलब्धियां की है। लेकिन मुझे लगा कि ये पूरा सत्य नहीं है। देश में 40 साल में कुछ जरूर तरक्की हुई, लेकिन वास्तव में देश में जहां 40 साल में तरक्की होना चाहिए था, वहां तरक्की नहीं हुई। और इसलिए मैंने 40 साल पुस्तक में गांव से लेके दिल्ली तक, प्रधान से लेके प्रधानमंत्री तक, और यहां तक कहूं कि गांव सभा से लेके संसद तक के बारे में बड़ा डिटेल एक व्याख्या मैंने किया और देखा कि सारी संस्थाओं में इतना भ्रष्टाचार है। प्रधान से प्रधानमंत्री तक भ्रष्ट हो चुके हैं, गांव सभा से लेके संसद तक भ्रष्ट हो चुका है, और उस गांव में जो सबसे गरीब आदमी है वो जहां का वहीं पड़ा हुआ है। उस पुस्तक को मैंने अपने ही गांव के सुद्धो हरिजन को समर्पित किया, और सुद्धो हरिजन के समर्पित करते हुए मैंने गांव में ये लिखा था कि उस पुस्तक में ये लिखा मैंने कि सुद्धो हरिजन की हालत तो जैसे कि जैसे ही रह गई, वो जहां थे वैसे ही आज है। थोड़ा बहुत उनके जीवन में बदलाव आया, लेकिन इतना कम बदलाव है कि वो उसके कोई महत्व नहीं रहे। और उस पुस्तक को लिखने का मेरा जो उद्देश्य था वो बहुत महत्वपूर्ण था। और उस पुस्तक में उद्देश्य मैंने क्या लिखा था कि ये पुस्तक मेरे सामने है, इसको आप देखिए। और इस पुस्तक को लिखने के पीछे जो मेरी मंशा थी, उसको मैं चाहूंगा कि दर्शकों को बता दूं और देश के लोगों को भी जानना चाहिए कि इस पुस्तक को लिखने की क्या मंशा थी। मंशा ये थी कि 40 वर्षों से शासन हम स्वयं चला रहे हैं। सारी व्यवस्था की बागडोर आज लगभग उन्हीं लोगों के हाथों में है जो आजादी के बाद जन्मे। कुछ ही वर्षों में सारे के सारे लोग बूढ़े हो जाएंगे और अपने बच्चों को सौंप देंगे ये देश। कैसा देश अपने बच्चों को सौंपने जा रहे हैं, कैसी व्यवस्था उन्हें दे रहे हैं, कहां तक पूरा किया हमने अपने पूर्वजों का वायदा, इसको समझने और इसका मूल्यांकन करने का यही समय है। गलतियों कमियों को दूर करने का अभी भी समय है, अन्यथा इतिहास में हम एक लांछित पीढ़ी के रूप में याद किए जाएंगे। हमारे ही बच्चे हमें गाली देंगे, कोसेंगे। और इस पुस्तक को मैं एक तो शुद्धो हरिजन इस समाज में सबसे निचले पायदान पर है, और दूसरा जो हमारी तमाम संस्थाएं हैं, जिन संस्थाओं में चाहे न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, विधायिका हो, सारी संस्थाएं जिस तरह से भ्रष्ट हो चुकी हैं, उन भ्रष्ट संस्थाओं को कैसे हम सही रास्ते पर लाएं ताकि उनसे जनता को जो फायदा मिलना था वो मिले। लेकिन दोनों बातों पर लोगों ने ध्यान नहीं दिया इस पुस्तक में। लेकिन अगर वो ध्यान दिए होते तो आज न इतना भ्रष्टाचार होता और न इतनी गरीबी जितनी आज व्याप्त उतनी गरीबी होती। तो सर, इस पुस्तक में आपने इतने अहम मुद्दे उठाए हैं, तो क्या इन पर कभी कोई कार्य किया गया, इस दिशा में कोई कदम उठाया गया? देश की आजादी का लाभ सुद्धू जैसे लोगों को नहीं मिल रहा है। सुद्धू तो अब नहीं है, सुद्धू के परिवार के लोग हैं, उनके जिंदगी में 60 साल हो गए देश की आजादी के, लेकिन सुद्धू के परिवार के लोगों के हालात में कोई खास बदलाव नहीं आया। आज भी सुद्धू के परिवार के लोगों में जिंदगी में बदलाव इतना ही आया है
कि उनको इंदिरा आवास की टूटी फूटी एक कमरे के मकान मिल गए, न उनके पास कोई रोजगार है, न उनके पास कोई जमीन है और न कोई व्यवसाय है। आखिर सुद्धू हरिजन जैसे लोगों की जिंदगी में बदलाव तभी आएगा जब उनके पास की तो जमीन हो, व्यवसाय हो या कोई उनके पास नौकरी हो। आज सुद्धू के परिवार के किसी को नई नौकरी मिली, किसी को एक जमीन नहीं दी गया, किसी व्यवसाय में उनको नहीं लगाया गया, तो इसलिए उनके हालात कैसे बदले। यह देश के 60 साल में अगर देश के लोगों ने सुद्धू हरिजन जैसे लोगों के हालात को बदलने के लिए कोई कोशिश नहीं की तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए जिम्मेदार तो आज के नेता ही हैं, इस देश के नेता हैं जिन्होंने देश को 60 सालों तक सत्ता का भोग किया और जो आपने लिए सारी सुख सुविधा जुटा ली। गांधी जी ने आजादी की लड़ाई लड़ी तो उसमें उन्होंने केंद्र बिंदु में किसको रखा था? केंद्र बिंदु में उन्होंने दलित नारायण को रख के पूरा आजादी की लड़ाई लड़ी थी और उन्होंने कहा था कि देश में जो भी योजनाएं बननी चाहिए वो दलित नारायण को सामने रख के और सारी योजनाएं उस हिसाब से बनना चाहिए। अगर दलित नारायण आज सब सुद्धू जो है एक तरह से वो दलित नारायण ही थे और उस दलित नारायण को सब सुद्धू हरिजन जैसे लोगों को दलित नारायण मान करके देश में आजादी के बाद हमारे देश में अगर विकास की योजनाएं बनती तो सुद्धू हरिजन को निश्चित लाभ मिलता और उनके हालात आज ऐसे नहीं होते। देश में कितना गया इतना ही नहीं, अगर देश के जैसे मैंने इस किताब में लिखी थी कि न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका सभी भ्रष्ट हैं, अगर इन न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कानून बनते, कुछ रोकने के लिए लोगों को अंकुश लगाने की कोशिश की गई होती, लोगों पर सख्ती से निपटा गया होता ऐसे लोगों से, तो आज भ्रष्टाचार की जो सीमा है पूरे देश में सारा भ्रष्टाचार कितने पूरा देश बलबला रहा है एक तरह से, तो ये स्थिति नहीं पैदा होती। इसके लिए भी नेता ही जिम्मेदार है। तो ये जो जात के नाम पर राजनीति हुई, धर्म के नाम पर राजनीति हुई, उसमें सुद्धू हरिजन को नहीं ध्यान दिया, वो पिछड़ गए। भ्रष्टाचार को ध्यान नहीं दिया, भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया। तो मैं समझता हूँ जाति और जनता को अब पूरी तरह समझना चाहिए कि जात के नाम पर वोट देने से जनता किस तरह पिछड़ जाएगी, जाति धर्म के नाम पर वोट देने से हमारी संस्थाएं जो गरीबों की मदद कर सकती हैं उन संस्थाओं में का भी एक तरह से विनाश हो जाएगा। तो सर आप ये कहना चाहते हैं कि अगर सुद्धू ने जाति के आधार पर वोट नहीं दिया होता तो उसकी हालत ऐसी नहीं होती, थोड़ी और बेहतर होती? सुद्धू ने निश्चित रूप से, सुद्धू तो अब नहीं है, लेकिन उनके परिवार के लोग आज भी चूंकि दलित हैं इसलिए उनको लगता है कि दलित को नेता को ही वोट देना उनके लिए लाजमी है। हालांकि दलित नेता को नाम पर वोट जरूर देते हैं, लेकिन उनको लगता है कि हम जात से, मेरे जात का स्वाभिमान बढ़ रहा है। जात का स्वाभिमान इससे नहीं बढ़ेगा। सुद्धू को अपनी हालत बदलने के लिए जात के स्वाभिमान से ज्यादा जरूरी है कि अपने स्वाभिमान के बारे में सोचें, और जिस दिन सुद्धू या उनके परिवार के लोग अपने स्वाभिमान के बारे में सोचने लगेंगे, मैं समझता हूं कि उनके तरक्की के सारे रास्ते खुल जाएंगे, क्योंकि तब सारी पार्टियां उनके तरक्की के लिए आगे बढ़ के काम करेंगी। अभी क्योंकि एक जात वोट देते हैं तो इसलिए बाकी पार्टियां उनके लिए कुछ काम नहीं करते, इसीलिए वो वहां का वहीं स्थिति में बनेंगे। तो जैसा कि चंद्रभूषण पांडे जी ने हमें बताया कि नेता अधिकतर जनता को जन स्वाभिमान के लिए इस्तेमाल नहीं करते, उनकी ओर उसका ध्यान नहीं जाता है, बल्कि ध्यान जाता है कि किस तरह से जनता को अपने वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जाए। इसी बारे में कुछ और बातचीत करेंगे हमारे अगले अंक में। तो अगले अंक में एक बार फिर देखना मत भूलिएगा कार्यक्रम जनता बनाम नेता। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। पार्टी नीति के साथ राजनीति, राजनीति की दशा व दिशा बदलने का मिशन। गांधी जी ने कहा था, सिद्धांत विहीन राजनीति पाप है, और इन्हीं गांधीवादी विचारों के साथ चलने वाले नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रभूषण पांडे का कहना है, बिना किसी नीति के पार्टी और बिना किसी चरित्र के नेता का होना जनता के साथ धोखेबाजी है, और ये धोखेबाजी ही सारे भ्रष्टाचार की जड़ है। इस धोखेबाजी को जनता कब तक और क्यों झेलेगी? आखिर ताकतवर कौन है, धोखेबाज नेता या फिर जनता? अब वक्त आ गया है पूरी राजनीति बदलने का। राजनीति बदलेगी तभी भ्रष्टाचार खत्म होगा। राजनीति कैसे बदलेगी, भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा, ये जानने के लिए मिलिए नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रभूषण पांडे से। कार्यक्रम जनता बनाम नेता हर रोज शाम 7:20 से 7:30 तक सिर्फ